नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है यामिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ टैलेंट स्पॉट के आज के वेबिनार में। दर्शकों, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये देख के कि आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक, यूट्यूब और ज़ूम के माध्यम से। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि स्पोटो स्पॉट आप सबके लिए और आपके बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका लाया है 5 लाख रुपए तक की टैलेंट स्पॉट स्कॉलरशिप जीतने का। और दर्शकों, आपको इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आपको जाना है www.spotosport.com पे और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। अगर आपके बच्चे किसी स्पोर्ट को खेलते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तो आप अपने बच्चों की स्पोर्ट्स प्रोफाइल बनाइए स्पोटो स्पॉट पे जाके और मौका पाइए 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का। तो दर्शकों, इस जानकारी के साथ आज के हम सेशन की अपनी शुरुआत करते हैं और आज दर्शकों हम चर्चा करेंगे एक अलग खेल की, जिसके बारे में शायद आप में से कई लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। पर खेल से पहले जानते हैं खिलाड़ी के बारे में और फिर खिलाड़ी से ही जान लेंगे खेल के बारे में। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी जो कि 2010 से, जी हाँ, यानी पिछले एक दशक से भी ज़्यादा से 20 किलोमीटर रेस वॉक श्रेणी में नेशनल चैंपियन रहे हैं। ये 2006 से सेना में कार्यरत है और अभी हाल ही में इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। मैं स्वागत करती हूँ श्री संदीप कुमार जी का। संदीप जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। नमस्कार जी मैम। नमस्कार संदीप जी। और संदीप जी का साथ दे रहे हैं हमारे बीच हम सबके बहुत ही चहेते 2015 कॉमनवेल्थ हेवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप के विजेता, मशहूर रेसलर और स्पोटो स्पॉट प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर संग्राम सिंह जी। संग्राम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वामिका जी, थैंक यू सो मच। आज आप थोड़ा सा लेट आए। आई एम सो सॉरी संग्राम जी, मेरी गलती है। और इसीलिए मैं बहुत जल्दी सबको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि हम जल्द से जल्द शुरुआत कर सके जी अपने जी आज के जी जी वेबिनार की। जी जी। और दर्शकों, संदीप जी और संग्राम जी का साथ दे रहे हैं आज स्पोटो स्पॉट के दूसरे को-फाउंडर और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस प्लेटफॉर्म का, श्री प्रदीप पराशर जी। प्रदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद यामिका जी, नमस्कार सभी को। तो दर्शकों, संदीप जी से तो हम जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका खेल कैसा रहा और जो वो एक अनोखा खेल खेलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे उनसे। और साथ ही हम जानेंगे कि हम सबके बीच आज जो बच्चे हैं, जो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं, उनका हौसला हम कैसे बढ़ा सकते हैं स्पोटो स्पॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो समय नष्ट ना करते हुए, जैसा कि संग्राम जी ने कहा, थोड़ा-सा लेट हो गए हम, समय नष्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और सवाल-जवाब की शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, मैं तो करूँगी ही आज के हमारे गेस्ट से। बट अगर दर्शकों आपके भी कुछ सवाल हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल हमारे मेहमानों से पूछूँगी और आपको उनका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। संदीप जी, आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और शुरुआत की बात हो रही है तो शुरू से शुरू करते हैं। हम सब, हमारे दर्शक और हम सब ये जानना चाहेंगे संदीप जी कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ रहा और सेना में कैसे भर्ती हुए, वो जर्नी कैसे शुरू हुई, ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार जी। मैं ओलंपियन संदीप कुमार, रियो ओलंपियन व भीमवाड़ी 20-50 किलोमीटर रेस वॉकर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेस वॉक, हरियाणा राज्य, महेंद्रगढ़ जिला और सुरेश जाखल मेरा गांव है। मैं एक बहुत ही पूर फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो कि बहुत छोटी खेती बाड़ी
मेरे पिताजी के पास में खेती बाड़ी करते थे, करते हैं अभी भी। तो बचपन में ही मेरी माताजी का देहांत हो गया था तकरीबन 1997 में, 1997 में हमारी जो मदर की डेथ हो गई। उसके बाद में फार्मर फैमिली था, खेती बाड़ी भी बहुत कम थी। तो पिताजी ने बड़ा संघर्ष करके हमें 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। उसके बाद में मैं चरखी दादरी बीआरओ हरियाणा में चरखी दादरी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है, उसके माध्यम से मैं भर्ती हुआ बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर में। अभी मैं कार्यरत हूँ, भारतीय सेना की जो जाट रेजिमेंट है इन्फेंट्री की, बरेली। तो बचपन से ही मतलब ये था कि फादर के साथ में खेत में काम करना, और फिजिकल की जो मजबूती है वो शुरू से ही पिताजी के साथ में काम करना, और सब चीजों को मैंने बड़ी करीबी से और नजदीकी से आके देखा। गरीबी को भी मैंने नजदीकी से देखा, मेहनत को भी मैंने करके देखा है। तो आज मेरी जो एज है वो 35 ईयर के आसपास है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 साल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं काफी प्रॉब्लमों में से निकल के आया हूँ। शायद ही भगवान इस तरह की मुसीबतें किसी को और ना दे। और मतलब एक जो सक्सेसफुल जो पर्सन है उनके पीछे बहुत अजीब कहानियां छिपी हुई हैं। तो मैं तो मेरे से भी लेके चलता हूँ ये चीजें, कि मैं तो अपने आप को एक बहुत मतलब छोटा सा मजदूर समझता था, लेकिन आज मेरी लाइफ इस जगह पे आई है। मैं भगवान भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी मैंने मेहनत दिन और रात की है। मैं बहुत कम, अभी भी बहुत कम सोता हूँ और दौड़ता हूँ। मेरे जो कोच हैं, जो कोच ने मुझे 50 किलोमीटर बोल दिया तो मैं 51 किलोमीटर, 51 किलोमीटर करता हूँ। बाकी 49 किलोमीटर अगर मैं कर दूंगा तो मुझे बेड के ऊपर नींद नहीं आएगी कि आज मेरा 1 किलोमीटर क्यों नहीं हुआ। तो जी, शुरू से ही जो लाइफ है बड़ी मतलब मेहनत से स्टार्टिंग हुई है। तो आप जो भी मुझे देख रहे हैं दर्शक, तो उनके जो बच्चे हैं देख रहे हैं, मेहनत करो। मेहनत के आगे भगवान भी उस चीज को देखते हैं और पक्का फल देते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, मेहनत के आगे भगवान भी झुकते हैं, ये बात हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है संदीप जी। और बहुत ही संघर्षपूर्ण आपका बचपन रहा जैसा आप बता रहे हैं। तो संदीप जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह आप जिस बैकग्राउंड से हैं वहाँ से उठ के आप किस तरह इस खेल में आपकी रुचि बनी, या आप इस खेल से कैसे जुड़े? रेस वॉक एक बहुत ही अनसुना सा खेल है, मेरा ख्याल है हमारे ज़्यादातर दर्शकों के लिए। तो संदीप जी, कुछ इसके बारे में बताइए कि ये क्या आर्मी में जॉइन करने के बाद ये रेस वॉक में रुचि बनी, या इसको खेलना स्टार्ट किया, ये कैसे हुआ? ये जुड़ाव कैसे हुआ? मैं एक फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस और रिटन एग्जाम को पास करके एक नॉर्मल जो सोल्जर भर्ती होता है रंगरूट, उसके उस तरीके से मैं भर्ती हुआ था। तो उसके बाद में मैं भारतीय सेना की जब ट्रेनिंग करता था, तो रेस वाक एक ये जो इवेंट है, पैदल चाल बोलते हैं, लेकिन नाम पैदल चाल है, लेकिन एक 3 मिनट और 30 सेकंड से फास्ट, जैसे रनिंग वाले मेरे साथ में कई बार पीछे रह जाते हैं। नाम पैदल चाल, बाकी एक बड़ा टेक्निकल इवेंट है। तो मैं जब बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था, उसके दौरान सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सीताराम सिंह जी नागौर से, राजस्थान से थे। हमारी 16वीं बटालियन दी जाट रेजिमेंट में कोच थे वहां बरेली सेंटर में। तो मैं ट्रेनिंग के दौरान जब दौड़ता हुआ ऐसे एक्टिविटी में, फिजिकल कंडीशन में, उसने मेरे को देखा कोच ने, तो बोला कि आप खिलाड़ी बनोगे। तो मैंने सोचा कि कबड्डी या कुश्ती के बारे में, क्योंकि कई बार जैसे बचपन में पिताजी के साथ में मेले वगैरह देखने के लिए चले जाते थे, बच्चों का चाव होता है ना से। तो मेरा जी, फादर कभी कभार मेले दिखाने ले जाते थे, तो वहां पर 10 रुपए की कुश्ती होती थी, 20 रुपए की, उसमें मेरा फादर बोलता था। तो मैं 10 रुपए की कुश्ती स्टार्ट किया। मैं जब भर्ती हुआ तो मैं 100 रुपए तक की कुश्ती का जो दंगल था उसमें 100-200 रुपए तक के इनाम में जीतने लग गया था। और वहां जो पैसा मिलता था उससे मैं जैसे अपनी भर्ती की देखने के लिए जाता था, तो काफी हेल्प हो जाती। तो मुझे उस चीज की मैंने सोचा कि कहीं कोच कुश्ती या कबड्डी के बारे में कहेंगे, ज्यादातर अपने
हमारे हरियाणा, जैसे हरियाणा में तो इसी तरह का कुश्ती कबड्डी का थोड़ा सा ज्यादा है। तो कोच को मैंने बोला कि ठीक है मैं खेल करूंगा। तो कुश्ती या कबड्डी खेलने के लिए कोच मैंने सोचा कहेंगे, बोला नहीं ये एक पैदल चलने का खेल है। तो मैंने कोच को बोला कि जब मैं बचपन में मेरे पिताजी के साथ खेत में काम करता था तो हमारे घर में 2-3 ऊंट, कैमल ऊंट होते थे। तो मेरा फादर बोलता था इनको जैसे कैमल है उसको घुमा के लाना पड़ता है जैसे चारा फूड खिलाने के लिए। तो मैं ऊंटों को, और हमारे गाय भैंस वगैरह थी तो उनको बहुत दूर तक लेके जाते थे, दूसरे गांव तक, तीसरे गांव तक। तो बहुत मतलब बचपन से ही चलने की तो ये थी आदत, 5-7-10 किलोमीटर तक तो डेली घूम के आते थे। तो मैंने कोच को बोला कि पैदल तो मैं चल दूंगा कि साहब मैं बहुत चला हूँ। तो बोला कि आओ फिर। तो उस दिन से उन्होंने मेरी सेना की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में वो मेरे को एक स्पोर्ट्स कंपनी में ले गए, और वहां उस दिन से मेरे को उन्होंने चलना सिखाया। तो एक दिन में पहले ही दिन 20 किलोमीटर चला दिया, तो उस दिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैंने बोला कि साहब चलो ठीक है। उसके बाद में उस दिन स्टार्ट किया चलना, फिर धीरे धीरे वो फास्ट फास्ट उसका मतलब जो टेक्निक के हिसाब से। फिर मैंने बोला साहब आपने तो बोला था कि चलना है तो बड़ा टेक्निकल है, टेक्निक ही समझ में नहीं आता, और ये तो दौड़ने के जैसा है, इसमें तो दौड़ने में भी जी है, इसमें तो इसमें टेक्निक के साथ दौड़ आइए। तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे को सिखाया। और फिर मैंने 1 अप्रैल 2008 से ये रेस वॉकिंग इवेंट को स्टार्ट करवाया कोच ने। उससे पहले 29 मार्च 2008 को मेरी मैरिज कर दिया मेरे फादर ने, क्योंकि मेरे घर में फादर और भाई के लिए खाना बनाने की प्रॉब्लम थी। तो हरियाणा में तो ज्यादातर क्या होता है, जैसे एक मेरा बड़ा भाई है, मेरे से 2 साल बड़ा है। तो मैं सेना में लग गया हूँ फादर के साथ में, फार्मर का काम करते हैं भाई। तो जो भी शादी के लिए आए तो बोलते हैं कि जैसे फौजी के ज्यादा करेंगे। अभी भी ये कुछ चीजें जैसे हरियाणा में चलती है कि जो मतलब बेरोजगार को तो बहुत कम अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं। तो बोले कि हम छोटे वाले के करेंगे। तो मेरा फादर बोले ऐसे नहीं। तो जो मेरा ससुर है वो भी फौज के ऑलरेडी कैप्टन से रिटायर है। वो वो हमारे घर पे आए, और मैं उस टाइम फौज में था बरेली सेंटर में। उन्हें मुझे देख लिया, मुझे पता नहीं था वो किसके माध्यम से मेरे पास आए। मैंने तो एक नॉर्मल फौजी समझा। तो उसके बाद में हमारा रिश्ता कर दिया। तो मेरी 29 मार्च 2008 को शादी भी हो गई। मैंने 1 अप्रैल से गेम स्टार्ट किया। तो उसके बाद में मैंने 2008 में 11 नवंबर को भारतीय सेना का 50 किलोमीटर का एक रिकॉर्ड बनाया, 4 घंटे और 24 मिनट का। और वो रिकॉर्ड जिस कोच ने मुझे वॉकिंग शुरू करवाई थी, सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सीताराम सिंह जी, उन्हीं का था, और काफी पुराना था। कम से कम भी 15-20 साल पुराना रिकॉर्ड को मैंने मात्र 7-8 महीने में उसको अपने नाम किया। उस दिन मेरे कोच ने बताया कि आप बहुत आगे जाओगे, और उस दिन मुझे विश्वास भी हो गया था कि मैं अच्छा करूंगा। तो उस दिन से हम इस पैदल चाल में मैम आए, और अभी तक लगातार अच्छा करते ही जा रहे हैं अपना बेस्ट। जी, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक होता है कि किसी खेल में आना, आगे बढ़ना, और दूसरी बात होती है उस खेल में दसियों साल तक अपना वर्चस्व बनाए रखना। मतलब 10 साल से ऊपर से आप नेशनल चैंपियन हैं इस खेल में। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब तो संदीप जी, कोच का कैसा रोल होता है? मतलब आपको आपके खेल को निखारने में आपको क्या लगता है कि आपको अगर सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग, सही कोच ना मिले होते तो क्या आपके अंदर जो क्षमता थी उसको कोई पहचान सकता, या आपको आगे आप आगे इतने आगे जा सकते थे? नहीं, कोच का तो बहुत कुछ रोल है इसमें मैम। कोच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो घोड़ा जीतने वाला उसको पता नहीं होता, उसका सवार उसको जिताता है। सेम ऐसे ही है। कोच सही होगा तो मतलब कामयाबी जरूर बहुत जल्दी जी, मिल जाती है, और कोच थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा तो कोच का बहुत जी, रोल है उसमें, क्योंकि कामयाबी बड़ी जी, अ, हाँ धीरे धीरे आती है, और कई बार जैसे खिलाड़ी को नहीं भी आए। जी, कोच का बहुत रोल है खेल में। जी, जी।
जी, बिल्कुल। तो संदीप जी, अभी तक आपकी आपने जो भी हमारे साथ विचार शेयर किए हैं, उनसे हमें ये समझ में आया है कि पहली चीज़ तो खिलाड़ी की क्षमता को पहचानना, जिसको कि हम टैलेंट स्पॉटिंग कहते हैं, और दूसरा है उस क्षमता को निखारना, कोच के माध्यम से, ट्रेनिंग के कोच माध्यम का, से। जी मैम, कोच का है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो समझा पाया वो अच्छा कोच, और जो समझ पाया वो अच्छा खिलाड़ी। ये जी, जगह जगह हमारे हॉस्टलों में जगह जगह लिखा हुआ, इसका बहुत कुछ अर्थ निकलता है। तो जी, कोच का उतना ही महत्व है कि खिलाड़ी को कैसे समझा पाया, उसको कैसे मोटिवेट किया। क्योंकि खेल के अंदर कोच का इतना है कि किसी के जैसे बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बहुत कम समय देते हैं। एक साल में बच्चे का मेडल नहीं आया, ये क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि ये उसमें कई बार बैड लक भी हो जाए, कई बार छोटी मोटी इंजुरी भी आ जाए। तो इसलिए प्लेटफॉर्म के ऊपर टिका रहना बहुत जरूरी है। तो उस चीज जी, को टिकाने के लिए कोच का बहुत रोल होता है। कोच का रोल ये नहीं कि ग्राउंड में आके बस घड़ी पकड़ के और कुछ करवा दिया दाएं में। उसको पेरेंट्सों के साथ में भी बात करनी पड़ेगी। और जी, अच्छा कोच होता है किसी को स्टार्टिंग में जब खिलाड़ी होता है उसका थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प भी जैसे कोच करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के लिए कुछ मतलब बच्चे बहुत गरीब हैं। ऐसे ऐसे बच्चे टैलेंट वाले हैं हमारे देश में कि जिनके पास में जूते नहीं है स्टार्टिंग में पहनने के लिए। तो कोच का बड़ा रोल होता है उस चीज में, क्योंकि कोच उस जगह पे है, वो समझ सकता है उस चीज को कि एक गरीब प्लेयर को 100 रुपए भी अगर कोच हेल्प करेगा तो उसका वो एक 2 केजी चीनी और 1 केजी नमक ला के लेमन वाटर बना के भी, जूस बना के भी ट्रेनिंग के दौरान उसको यूज कर सकता है। तो बहुत कुछ जी। रोल है कोच का मैम। जी, जी, बिल्कुल संदीप जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, और मेरा ख़्याल है 3 चीज़ें हमने टच कर ली। पहली, टैलेंट को स्पॉट करना, दूसरा टैलेंट को नर्चर करना, और तीसरा टैलेंट को सही फ़ाइनेंस मिलना। तो मेरा ख़्याल है ये ही 3 पिलर हैं जिनके ऊपर स्पोर्टो स्पॉट का जो पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, वो टिका हुआ है। तो इस थॉट के साथ मैं एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि संदीप जी ने भी अपना स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो स्पोर्टो स्पॉट पे बनाया हुआ है। आप भी अपने बच्चों का स्पोर्ट्स पोलियो बना सकते हैं स्पोर्टो स्पॉट पे। और इसके बारे में थोड़ा और बताने के लिए मैं प्रदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। धन्यवाद यामिका जी जी। मैम। संदीप जी ने बहुत गहराई से और बड़े जज्बे से, ऑनेस्टी, खिलाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी उसकी मेहनत, उसके दमखम, उसके टैलेंट के अलावा होती है उसकी ऑनेस्टी। और संदीप जी ने जिस ऑनेस्टी से अपने खेल के करियर के बारे में बताया है, कोच की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट को टच किया कि शुरुआती तौर पे बच्चे के पेरेंट्स के साथ हैंड होल्डिंग कोचिंग कोच का, और बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट वो मिले। तो यही सारी चीजें, क्योंकि हम भी खेल बैकग्राउंड से आते हैं, अ, संग्राम भाई भी खेल बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल एरियाज से आते हैं। संदीप भाई ने तो बहुत ज्यादा हार्डशिप देख ली, शुरुआत में माँ का गुजर जाना, उसके बाद एक किसान परिवार में पैदा होना, और फिर फौज में जाना, और फिर वहां से कोचिंग शुरू करना अपनी एथलेटिक्स की। ये सारी चीजें 99% खिलाड़ियों के साथ है कि 99% खिलाड़ी, एक नहीं तो दूसरी और सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन इशू है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट का। वो फाइनेंशियल सपोर्ट खिलाड़ी को शुरुआत में मिलता नहीं है। तो उसके लिए हमने जब ये प्लेटफॉर्म बनाया स्पोर्टो स्पोर्ट, तो स्पोर्टो स्पोर्ट बेसिकली करता क्या है? स्पोर्टो स्पोर्ट सबसे पहले तो एक्सपर्ट एनालिसिस के थ्रू पेरेंट्स को गाइड करता है, जैसे आज भी हम कर रहे हैं इस वेबिनार के थ्रू, कि सही राइट गेम चूज करना कितना जरूरी है खिलाड़ी के लिए, और उसके लिए कितने बेहतर कोच चाहिए। और वो कोच अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्पोर्टो स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सहायता पेरेंट्स ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। उसके बाद बात आती है कि रेगुलर ट्रेनिंग इनपुट्स, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, संदीप भाई ने बताया। तो वो हकीकत है कि कोच की इंपॉर्टेंस इतनी है कि कोच सही अगर इनपुट देगा तो खिलाड़ी वाकई ही जीत सकता है। और जो फिजिकल ट्रेनिंग सपोर्ट, जो मेंटल सपोर्ट कोच दे पाएगा, वो उस बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए जरूरी है। बिगेस्ट इशू फिर खड़ा हो जाता है आके, ये सारी चीजें भी मिल गई तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा?
फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया में अभी तक जो हमारा सिनेरियो रहा है मार्केट का, मैं इसको स्पोर्ट्स मार्केट बोलूंगा, स्पोर्ट्स मार्केट में सिर्फ जो विनर्स हैं उनको तो फंड्स की एक्सेस है, उनको एंडोर्समेंट एक्टिविटीज में मिल जाएंगी, स्पॉन्सरशिप में मिल जाएंगी, लेकिन जो अभी रास्ते में है प्रूव करने के, जो अभी नेशनल लेवल तक प्रूव कर चुके हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे या प्रूव करेंगे, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, उनमें जो टैलेंट है उनको उभारने के लिए, उनको मॉनिटरीली सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कोई मैकेनिज्म इंडिया में नहीं था। तो स्पोर्ट बेसिकली क्या करता है कि पेरेंट्स या खिलाड़ी खुद अपना स्पोर्ट्स फोलियो, यानी कि अपना स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पूरा का पूरा, वो क्या करता है, कौन से गेम में है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें sportosport.com पे बनाता है, जिसको हम स्पोर्ट्स फोलियो बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो प्रोफेशनल टीम है स्पोर्ट की, वो उन स्पोर्ट्स फोलियोज को अलग अलग इन्वेस्टर्स को, स्पॉन्सर्स को, CSR फंड्स को शेयर करती है थ्रू ऑफलाइन इन्वेस्टर मीट, थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्टर मीट, थ्रू टैलेंट शोकेस प्रोग्राम्स, जैसे टैलेंट स्पॉट हमने ये शुरू किया। तो उसके तहत इन बच्चों के प्रोफाइल्स को, इन खिलाड़ियों के प्रोफाइल्स को हम इन्वेस्टर्स के पास भेजते हैं, जहां से इनको फंडिंग मिलती है। मैं अभी आप सबके माध्यम से बता दूं, अभी मैं एक पारिवारिक निजी इंसिडेंट की वजह से घर पे हूं, तो इस दौरान काफी लोग मिलने आए, तो उसमें खेल बैकग्राउंड के भी काफी, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के भी लोग आए। तो आईएटा लॉन टेनिस में, आईएटा में 48th रैंकिंग बच्चा है, जिसके घर के पास उसके रैकेट के थ्रेड बदलवाने के पैसे नहीं है और उसको कोई जानता नहीं है। सो अभी मैंने बोला है कि भाई मैं इस संडे फ्री हो जाऊंगा, इस संडे के बाद हम उसका पूरा अगले 2 साल तक की रैकेट्स रिक्वायरमेंट फिनिश कराएंगे। और शाम को ही मैंने कॉल किया, उस बच्चे की प्रोफाइल भेजी और मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया और उस बच्चे का 2 साल का एटलीस्ट किट की फंडिंग हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी फंडिंग, फिर धीरे धीरे बड़ी फंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। स्पोर्ट का एक्चुअल पर्पस है इन खिलाड़ियों को एकमात्र एक लक्ष्य देना कि आप ट्रेनिंग करें, आप खेल की तरफ ध्यान दें, आपकी मार्केटिंग, आपके लिए पैसा, आपके लिए स्पॉन्सर, आपके लिए अच्छे कोच, आपके लिए अच्छे कोचिंग कैंप्स, वो सारी की सारी जो जरूरतें हैं वो स्पोर्ट आपके लिए करके देगा। माफ करेगा, म्यूट थी मैं। बहुत ही उम्दा बात कही प्रदीप जी आपने। क्या आपने उदाहरण दिया है, सुन के दिल खुश हो गया। मैं इनफैक्ट जब संदीप जी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पिताजी उनको मेले में ले जाते थे और 100 रुपए के लिए कुश्ती खिलाते थे। और हमारे पिछले कुछ वेबिनार में भी हमने संग्राम जी को सुना है कि कैसे इन छोटे छोटे जो प्राइज होते हैं, छोटे छोटे प्राइज मनी होते हैं, उनके मिलने से भी एक खिलाड़ी कितना ज्यादा मोटिवेट होता है और उस खेल में, उस खेल को खेलने की उसकी रुचि और बढ़ती है। तो संग्राम जी, क्या आप मतलब इस स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे कह लीजिए फाइनेंशियली नॉट सो स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, जो उम्दा खिलाड़ी हैं, क्या उनको भी पहचाना जा सकता है, उनके टैलेंट को भी पहचाना जा सकता है और उभारा जा सकता है? उसके लिए हम कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, उसके लिए अभी हमने जैसे बात किया था, प्रदीप जी से भी मैंने बात किया था, डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं। और अब हमने प्लानिंग किया है, जो पहला जिस स्पोर्ट्स पर्सन को हम सपोर्ट करने की वो बात करेंगे, वो पहला ये संदीप भाई होंगे। इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे कि ओलंपिक में जा रहे हैं, ये किस हिसाब से हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। देखो क्या है कि एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, कि देखो अगर आप सक्षम हो और आप जरूरतमंद की मदद नहीं कर रहे ना, तो समझ लो जिंदगी में आपने कुछ नहीं किया। अगर आप सक्षम हो, आप मदद नहीं कर रहे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर सही जगह आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप वास्तविक में अमीर इंसान हो, नहीं तो आप है ना एक सिक्योरिटी गार्ड। दुनिया भर के लोग हैं जो पैसा लेके घूमते हैं, जिनके बैंक में है, तिजोरी में है, हर जगह है। तो हम यही कह रहे थे कि हम भी अभी ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, मगर क्या है कि जितना भी है मिल बांट के और कोशिश करके कि उन ढेर सारे एस्पायरिंग टैलेंट को, एस्पायरिंग यूथ को, के जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम उनको जिस भी हिसाब से सपोर्ट कर पाए, हमने बात सोची है। और हम उनके लिए कैंपेनिंग है, नॉर्मली है, जैसा होगा वो चलाएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। और इस बारे में ना कोई डाउट है नहीं। कहते हैं कि आपके दिल में छोटा सा एक शक है ना, वो बाहर खड़ा कर सकता है, छोटी सी शंका। और
मैं कहता हूँ कि दिल में थोड़ा सा विश्वास है ना, वो हर चीज का समाधान कर सकता है। तो एक अच्छे विश्वास के साथ में, एक अच्छे कोच के साथ में, एक अच्छी चीज के साथ में हम ये चीजें वो कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात आज आपको बताऊं कि मैं कहीं बैठ के ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में था, तो मुझे पता था कि 4:30 का ये है और इधर से कि ये करना जरूरी है। और क्या है कि जैसे संदीप भाई ने बताया उनकी जर्नी मैंने सुनी है, वाकई बहुत बहुत इंस्पायरिंग। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मगर ऐसी जर्नी पे कुछ आए, फिल्म बने, सीरीज बने, डॉक्यूमेंट्री बने, तो उससे ढेर सारा यूथ इंस्पायर होगा कि इंसान कहाँ से आया है, कितनी उसने कोशिश की है, क्या कुछ किया है। और मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी बात है, हमेशा है ना, जो अपना राष्ट्रीय फूल है उससे मैं तो बहुत सीखता हूँ कि वो कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी राष्ट्रीय फूल है, उसकी सुंदरता कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो सही एथलीट आते हैं ना, वो बहुत छोटी छोटी जगह से आते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं, चाहे वो संदीप भाई है या बाकी और भी कोई खिलाड़ी देख लो, मैंने रेसलिंग में देखो, बॉक्सिंग में देखो, इवन नए घर से जो बच्चे आ रहे क्रिकेट में देखो, इवन विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो, तो मतलब सारे ऐसे हैं कि जो वहां से आ रहे हैं ना, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि हवन चल रहा है, अगर हम कुछ आहुति डाल पाए तो बड़ा पुण्य है, इससे बड़ी बात क्या होगी। जी, जी, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ़ एक इम्पैक्टफुल प्लेटफ़ॉर्म बनाया है हमने, बट सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो कोचेज़ हों, ट्रेनिंग अकेडमीज़ हों, इन्वेस्टर्स हों, उन सबको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का भी ये, स्ट्रीमलाइन करने का भी ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो बहुत ही बधाई देती हूँ मैं आप लोगों को कि इस पे आप लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ थोड़े और सवाल ले लेते हैं हम लोग। संदीप जी, संग्राम जी, प्रदीप जी, आज जैसा कि हमें पता है हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं और धीरे-धीरे करके वो अपने सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला आज का दर्शकों का सवाल हमारे पास आ चुका है। उसको पूछने से पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी सबको कि आपके मन में भी अगर कोई सवाल है जो आप संदीप जी से, संग्राम जी से या प्रदीप जी से पूछना चाहते हैं खेल के बारे में, स्पोर्ट स्पॉट प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, तो प्लीज़ अपने सवाल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपका सवाल पूछा पूछा जाए और आपको उसका आंसर मिले। आप ज़ूम चैट पे भी डाल सकते हैं अपने सवाल। तो मेरा ख़्याल है संग्राम जी, संदीप जी, आप लोग देख सकते हैं, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। नरेश सिंह जी पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी 8 साल की है और उसको बैडमिंटन और चेस खेलना अच्छा लगता है। तो कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे सिलेक्ट किया जाए कि कौन-सा स्पोर्ट उसके करियर के लिए बेहतर रहेगा, कौन से स्पोर्ट को लेके उसको आगे जाना चाहिए? तो इसको आप कैसे एडवाइस करेंगे? संदीप जी, संग्राम जी? जी मैम, ये नंबर एक तो जो नरेश जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा है। ये नंबर एक देखा जाए कि उसके आसपास में स्टेडियम कौन सा है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, वहां जाके वहां पर कोच कोच से संपर्क किया जाए, उससे कितनी दूर है स्टेडियम, और बच्चे को साथ लेके जाए। और वहां जाके अगर बच्चे की इच्छा है तो उस कोच के पास ले जाके साथ में पेरेंट जाके थोड़ा थोड़ा उसको ग्राउंड को दिखा के लाए, तो उससे भी उसको काफी, पेरेंट्स को भी नॉलेज होगा और बच्चा भी कुछ सीखेगा। तो बच्चे को पहले तो स्टेडियम में लेके जाए उसको, जो उसके पास में स्टेडियम है जहाँ पर ज्यादा बच्चे खेलते हैं। क्या पता वो बच्चे को वहीं देख के कोई, मतलब उसी गेम को क्या पता उसका वहाँ स्टेडियम में जाने के बाद में और खेल भी कोई अच्छा लगे। और बच्चे का मेन तो ये है कि जो कोच है उसको देखना पड़ेगा कि बच्चे का शरीर कैसा है। ये तो वो जो कोच है, जो बैडमिंटन के जो कोच हैं वो भी बताएंगे कि बच्चे की, जैसे हमारी जैसे रेस वॉकिंग का इवेंट है, इसमें जैसे नी का बड़ा रोल है, इसमें नी लॉक होता है हर स्टेप के ऊपर, जंपिंग नहीं हो और बड़ी फास्ट मूवमेंट होता है, टेक्निकल है, तो उसमें मतलब किसी और को ज्यादा इतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे हम उसको देख के बताएंगे बच्चे को स्टार्टिंग से ही कि इसका लाइफ में जाके, मतलब ये नी इसका थोड़ा सा लॉक नहीं हो रहा है तो ये रनिंग में सक्सेस होगा, वाकई में थोड़ा कम होगा आगे जाके। तो ऐसी चीजें बच्चे को वहां पर स्टेडियम कोई पास में है
तो वहां बच्चे को ले जाए और खिला के लाए, कोई भी खेल खेले। तो अभी 8 साल एज तो बहुत कम है, तो 10-12 साल के बाद में या 14-15 साल तक इतना जल्दी, क्योंकि अ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग से हमने 21 साल की एज में गेम स्टार्ट किया था। जी मैम। बाकी ये अच्छी बात है, क्योंकि बाहर जैसे चाइना, जापान जैसी कंट्री है, उनमें 5, 7, 8, 10 साल के बच्चे को ही मतलब उसमें डाल देते हैं और वो 20-22 साल तक आके एक चैंपियन बन जाते हैं वर्ल्ड लेवल के। और हमारी जो एज थी वो हमने शुरू किया 21 साल से, क्योंकि उस टाइम तो हम तो बहुत काफी लेट हो गए हैं। फिर भी भगवान ने हमें जो धन्यवाद करते हैं, गॉड गिफ्ट जो टैलेंट दिया वो भी काफी मजबूत दिया हार्ड वर्क के लिए। नहीं तो हमने भी काफी लेट किया था स्टार्ट गेम। एक 21-22 साल की एज में तो मतलब बहुत यंग एज है, तो उसमें तो रिजल्ट वर्ल्ड लेवल पे अच्छा आ जाना चाहिए, उससे तो हमने स्टार्ट किया था। जी, जी। जी, बिल्कुल संदीप जी, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने बताए और आपके पॉइंट से मेरा एक एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में। संग्राम जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरीके का जब रहता है डिलेमा पेरेंट्स या खिलाड़ियों के मन में कि कौन-सा स्पोर्ट चूज़ करें, तो क्या देखना चाहिए? मतलब खेल का स्कोप देखना चाहिए कि क्या इस खेल में स्कोप है, मैं आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ओलंपिक्स खेल सकती हूँ, या रुचि देखनी चाहिए? क्या देखिए देखना चाहिए संग्राम जी? देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले तो है ना, जहां तक मैं कहूंगा कि आपको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चुनना चाहिए। टीम गेम में क्या होते हैं कि टीम गेम में आपने बेहतर किया, मैंने बेहतर नहीं किया, तो आपके चांसेस भी कम हो जाते हैं। और टीम गेम में क्या है कि सिलेक्शन खुद के हाथ में नहीं रहता, फिर वो ऊपर तक चला जाता है। इंडिविजुअल में क्या है कि जितना हमारे में हिम्मत है, जितना दमखम है, जितना हौसला है, उस हिसाब से हम उसमें एबल हो जाते हैं कि हमें चुना जाए या हमने ये परफॉर्म किया है, हमने बेटर किया है। दूसरी बात मैंने सिखा था कि कोई भी बच्चा, जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। तो अपने बच्चे को कम से कम 8, 9, 10 साल तक, जैसे 5 साल की उम्र से उसको हल्का हल्का जिम्नास्टिक में लेके आए, फिर वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाएगा ना। देखो हमें तो नॉलेज थी नहीं, ना गांव में इतनी फैसिलिटी थी, तो अब ये पता चला है, तो वो बाकी स्पोर्ट्स बेहतर करेगा। एक रुचि तो क्या होती है कि इंडिया में हर दूसरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, आजकल क्रिकेट खेलता है। हर दूसरा बच्चा क्या करता है कि उसको ये सब करना है, या फिल्म में जाना, दूसरी चीज करना है। रुचि एक अलग होती है, पैशन अलग होता है कि भैया मुझे इस चीज में प्रूव करना है, आगे आना है। और ये जो टैलेंट स्पोर्ट्स है, स्पोर्टो स्पोर्ट्स है, तो ये स्पोर्टोज है, तो ये बताने के लिए कि आपके बच्चे का टैलेंट इसमें है, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भैया आपके बच्चा मान लो फुटबॉल में अच्छा है, तो उसको फुटबॉल खेलना चाहिए, ना कि उसको कबड्डी खेलनी चाहिए। कोई बच्चा रनिंग में अच्छा है तो कुश्ती नहीं, रनिंग करना चाहिए। तो ये सब बताएगा, क्योंकि बचपन में तो क्या है कि हम सारे स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, हम कबड्डी भी खेलते हैं, हम कुश्ती भी खेलते हैं, हम सब कुछ करते हैं जब फिजिकल फिट होता है। तो धीरे धीरे क्या है कि पहले बच्चे को, छोटे बच्चे को उसको डालो, आदत डालो। जहाँ पे जिम्नास्टिक नहीं है वहां पे मैंने समझा था कि आप नॉर्मली जाओ, उनके आसन करवाओ, थोड़ी रनिंग करवाओ, स्ट्रेचिंग करवाओ, धीरे धीरे उस चीज का यूज टू बनाओ। तब देखो कि आपका बच्चे का किस में ज्यादा हो जा रहा है। जैसे अभी पिछला सवाल था, आपने पूछा शतरंज या बैडमिंटन, वो बिल्कुल ये है, ईस्ट और वेस्ट है। शतरंज तो क्या होता था कि पहले मैं कहता था, एक बार मुझे आनंद साहब से मिला, मौका मिल गया, तो मैंने कह रहा था कि भैया आपका गेम तो बड़ा अच्छा है ना, तो खेलते रहो अपने, यहाँ से चाल चलो, यहाँ से उगर गए। यहाँ तो ऐसा गेम है कि मतलब खून मांग लेता है थोड़ी देर में रेसलिंग का। तो बहुत अच्छा बोला संग्राम भाई, आप फिजिकली जितना करते हो उतना मेंटली ज्यादा करते हैं। तो हर स्पोर्ट्स की अपनी एक गरिमा है, अपना महत्व है, अपना एक उसका मतलब, वो वन ऑफ द वे हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, सारी चीजें हैं। तो अगर उसको फिजिकली ज्यादा करना है तो उसको बैडमिंटन खेलना चाहिए, नहीं तो अगर उसका मेंटली उसका ज्यादा है, दिमाग ज्यादा चलता है, तो शतरंज खेलना चाहिए। तो शतरंज भी बच्चों को खिलाओ, तो उसको उनका फोकस वगैरह थोड़ा सा अच्छा हो जाता जी, बिल्कुल, बिल्कुल संग्राम जी। आज हमारे साथ एक दर्शक हैं जो हमें ज़ूम पे सुन रहे हैं, दुर्गेश वर्मा। इनका एक बहुत ही रोचक प्रश्न है, काफ़ी डिटेल्ड प्रश्न है। मैं चाहूँगी कि वो खुद ऑनलाइन आके हमारे गेस्ट से ये क्वेश्चन पूछें। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो प्लीज़ दुर्गेश वर्मा जी को बोलने की परमिशन दें। दुर्गेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, और आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा दुर्गेश जी। जी, प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए दुर्गेश जी।
सर मेरा सवाल ये है कि मैं एथलेटिक एसोसिएशन साई में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मेरा 100 मीटर का टाइमिंग 10.80 है। सर मुझे एकेडमी नहीं मिल रही है सर। दुर्गेश जी, आपने लिखा है कि आप 19 साल के हैं और Yes, 10.80 आपका टाइमिंग है 100 मीटर रेस का, और Yes, आपको एसएआई में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और आप Yes, कह रहे हैं कि आपको 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, yes, जिसके बाद yes, आपको लगता है कि आप yes, किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपने लिखा हुसैन बोल्ट का भी तोड़ yes, सकते हैं। yes, yes, तो संग्राम जी, संदीप जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी मैम, ये देखो पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो कॉलेज लेवल के भी स्पोर्ट्स होते हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, हैप्पी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी होने जा रही है अगस्त में, तो चाइना में। तो इस तरह के मतलब देखो स्टार्टिंग तो अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे और आप कॉलेज में जाके पीटीआई हैं जो कोच हैं उनके सामने आप थोड़ा सा प्रूफ करोगे जाके कि मेरा ट्रायल लो आप, तो आपकी कॉलेज में पढ़ाई भी फ्री करते हैं कॉलेज वाले। फिर इंटर कॉलेज होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। ये भी एक मतलब इनके लिए अच्छा मौका है इस साइड से निकलने के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम होते हैं, स्टेट लेवल का है, वहां जाके अगर आप अच्छा प्रूव करोगे तो आप तो जरूर एसोसिएशन कोई बहुत बढ़िया है, एथलेटिक एसोसिएशन तो अच्छी है। ये 10-8 का जो आप टाइम दे रहे हैं ये आप जूनियर नेशनल में देंगे तो आपको 100% श्योर नेशनल जूनियर कैंप में लिया जाएगा और आपको आपकी हेल्प हो जाएगी। देखिए जो संदीप भाई ने बोला वो बिल्कुल परफेक्ट बोला है। अब दुर्गेश जी फिर भी आप अपना प्रोफाइल और ये सारी डिटेल भेज दीजिए, मैं साई में बात करता हूँ आपकी स्पोर्ट्स Yes, अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, yes, sir. और आपका ये सही टाइमिंग है, सही चीजें हैं। तो और लगता है कि भैया तो वो आपको एक ऋषभ जी से मैं आपके कनेक्ट करवाऊंगा, मैं ये भेजूंगा आपका डिटेल, तो वो आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। और आप अगर ये सारी चीजें सही हैं जो आपने भरा है तो डेफिनेटली कंसीडर करेंगे और आपको साई में कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिलेगा। ठीक है Yes, जी yes, sir. जी। थैंक यू और बाकी दुर्गेश जो जी। हाँ, बाकी जो Thank you, संदीप sir. जी ने बोला है, बाकी जो संदीप जी ने बोला है वो सही बोला है कि आप अपने कॉलेज में स्कूल में जाइए, वहां पे स्कूल गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, ऑल इंडिया होती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होती है, बाकी होते हैं, तो वो भी एक बेहतरीन मौका है। यहाँ से भी आप कोशिश करेंगे और वो भी करेंगे। ठीक है जी। एक और चीज है संग्राम भाई, इनको जैसे इन्होंने 10.8 का अपना रिकॉर्ड बताया है और 19 साल की उम्र बताई है। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि साई एकेडमी में इनका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उसका जैसे हमने बताया कि स्पोर्टो स्पोर्ट जो है वो खिलाड़ियों को इन्वेस्टर स्पॉन्सरशिप के अलावा अच्छी एकेडमीज में भी एनरोलमेंट करने का मौका देता है। तो जी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनके टैलेंट को स्पॉट नहीं किया गया अभी तक, तो इनके टैलेंट को स्पॉट कराने के लिए अगर ये स्पोर्टो स्पोर्ट्स पे अपना स्पोर्ट्स प्रोफाइल बनाए, प्रोफाइल बनाने के बाद जैसे आपने अपने माध्यम से साई में अप्रोच किया, वो क्योंकि हमारे एक ऑफरिंग है कि हम अपने लेवल से भी इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को अलग अलग अच्छे अच्छे अकेडमीज में। साथ ही साथ जैसे संदीप जी ने बताया कि एक कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हो, स्टेट खेल सकते हो। इसी प्रकार क्योंकि जैसे विपुल है हमारे जो तीसरे को फाउंडर है, उनका जो स्पोर्ट्स स्कूल है दिल्ली एनसीआर में, उसके अंदर हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्सटेंडेड ट्रेनिंग सेंटर है और 20 के करीब ओलंपिक लेवल की फैसिलिटीज हैं। तो हम वहां पे भी इनका ट्रायल करा सकते हैं ताकि उसके बाद इनकी एक्चुअल ग्राउंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम इनको राइट पाथ ऑफ करियर बता पाए कि अगला ट्रेनिंग स्टेप इनका क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने। डेफिनेटली आप जो सुन रहे हैं तो आप इसको भी सारे स्टेप फॉलो कीजिए प्लीज। आप प्रोफाइल बनाइए और फिर धीरे धीरे उसी चीज को भी हम आगे लेके जाएंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। आपने सुना हमारे गेस्ट ने आपको बताया कि आप प्लीज़ www.sportosport.com पे जाइए और वहाँ पे रजिस्टर करिए, अपना स्पोर्ट्स प्रोफ़ाइल बनाइए और वहीं से आपको मार्गदर्शन मिलेगा और हमारी पूरी टीम आपकी पूरी कोशिश करेगी हमारी कि आपकी मदद कर सकें, आपके
टैलेंट को स्पॉट करके, नर्चर करके आगे ले जाया जा सके। आज हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं और बहुत सारे इनके सवाल हैं। कपिल चौधरी जी हैं हमारे साथ, जिनको कि मैं ऑनलाइन बुलाना चाहूँगी। उनका एक प्रश्न है, बट उससे पहले एक छोटा-सा प्रश्न है गोपाल जी का। 21 साल ये अपनी उम्र बता रहे हैं और संग्राम जी ये पूछ रहे हैं कि रेसलिंग में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, इसका पता कैसे लगाया जाए? आप बोले संग्राम जी, उससे पहले मैं गोपाल जी को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगेन ये भी प्रोफाइल बना सकते हैं स्पोर्ट पे, और मेरा ख्याल है हमारी टीम उनको वहाँ से गाइड कर पाएगी बेहतर तरीके से। बट संग्राम जी, अगर आप कुछ इनसे कहना चाहें तो। देखिए गोपाल जी, रेसलिंग में तो ढेर सारी स्कॉलरशिप हैं, ढेर सारी चीजें हैं, मगर बशर्ते आपको प्रूव करना होगा। आपको पहले चैंपियन बनना होगा स्टेट में, नेशनल में, सीनियर नेशनल में। तो उसके बाद आपका सारा टेक केयर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ये सब आप टेक केयर करेंगे। फिर आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर आप कहीं बाहर से मेडल लेके आते हैं तो एक राशि है जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि एशियन गेम्स में इतना पैसा है, कॉमनवेल्थ में इतना पैसा है, या स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, या इसकी है ये पॉलिसीज हैं। तो वो तब से आपकी स्टार्ट होगी। अब शुरुआत में जैसे हम कुछ सर्टन चीज हम सोच रहे हैं कि क्या स्कॉलरशिप है, तो वो स्टार्टिंग में उनकी बात करना तो मतलब अभी थोड़ा सा अर्ली है। जब जैसे जैसे आप जो स्टेज क्रॉस करेंगे, जैसे आगे जाएंगे, अगर आपने नेशनल मेडल जीते तो आपको काफी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इंटरनेशनल बनते हैं, उसके बाद बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बाहर से मेडल लेके आते हैं, कोई चैंपियन बनते हैं, तो फिर आपका। और आजकल तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने और सरकार ने क्या कर रखा है कि जो भी मेडलिस्ट खिलाड़ी बनेंगे उनको आजीवन पेंशन देंगे। वो जब तक वो जिंदा हैं, उन खिलाड़ियों को, पहले था होता नहीं था, पहले खिलाड़ी बहुत स्ट्रगल करते थे। देखता था मैं, एशियन मेडलिस्ट है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है, वो बेचारा कोई कुछ काम कर रहा है। जैसे मलवा पहलवान साहब थे, बहुत बड़े पहलवान थे, अंडे की रेडी लगा के मरे हैं। इवन सरवन सिंह साहब थे, जिन्होंने गाड़ी चलाई, सब्जी बेची, भीख मांगी, तब जाके उनकी डेथ हुई है। या मोहम्मद अली साहब थे, जिन्होंने 1965 में हमने फुटबॉल में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, वो कुलिया काम करके मरे हैं। तो आजकल क्या है कि सरकार ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो स्कॉलरशिप ये सारी तब स्टार्ट होगी जब आप कुछ प्रूव करो, वो सारी चीजें करो। और आजकल तो मतलब पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि हमें फॉर्म भरना पड़ता था, सारी चीजें करनी पड़ती है। आजकल तो ऑनलाइन आपने सब कुछ अपना डिटेल डाला, आपके सीधा अकाउंट में चेक आ जाएगी। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जी, बिल्कुल संग्राम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसमें भी एक चीज ऐड कर दूं। जी प्रदीप जी। इसमें भी एक चीज ऐड कर देता हूं कि जैसे संग्राम भाई ने बताया, हर खिलाड़ी को ये नॉलेज नहीं होगी। और जिस तरीके से हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डेफिनेटली मेरा आइडिया है कि कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगी। तो स्कॉलरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही संग्राम भाई ने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ आपने स्टेट लेवल किया, नेशनल किया, डिस्ट्रिक्ट किया, इंटरनेशनल किया, कॉमनवेल्थ, एशिया क्या क्या जीता, उसके बेस पे है। ये सारा का सारा डेटाबेस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी खिलाड़ी और खिलाड़ी के परिवार को और उसके कोच को एक ही सोर्स से, सेंटर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन और सिंगल विंडो, वो भी स्पोर्ट पे हमने रखा है कि खिलाड़ी अगर रजिस्टर्ड है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसकी प्रोफाइल है, तो उसके खेल से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप है, चाहे वो फंडरेजर है, और चाहे वो क्वालिफायर राउंड्स हैं, कब होंगे, कब गेम होने वाले, कहाँ होने वाले, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा डिटेल इन खिलाड़ियों को और इनके पेरेंट्स को sportosport.com पर मिलेगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू प्रदीप जी। इसी के साथ मैं कपिल चौधरी जी को बुलाना चाहूँगी ऑनलाइन। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो उनको अनम्यूट कर सकें। कपिल चौधरी जी एक लिखते हैं कि ये एक पैरा एथलीट हैं राजस्थान से, और ये 100 मीटर लॉन्ग जंप करते हैं, और ये जानना चाहते हैं स्पोर्ट इनकी मदद कैसे कर सकता है। कपिल जी, प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं पैरा एथलीट हूँ, T13 कैटेगरी है मेरा। मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट 2020 में खेला था, स्टेट टूर्नामेंट, जहाँ मेरा मेडल लगा था और नेशनल क्वालिफाई किया था। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से नेशनल मैं नहीं खेल पाया और पोस्टपोन्ड हो गया था, वो कैंसिल ही हो गया था। और इस टाइम जो नेशनल हो रहा है उसमें न्यू एथलीट का क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है नेशनल पे, तो वो मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। सर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई एक अच्छा कोच मिल सके, ट्रेनिंग अच्छे से हो सके, क्योंकि जहाँ मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ उस जगह कोच है लेकिन इतना वो ध्यान नहीं देता है। और
इक्विपमेंट का प्रॉब्लम होता है, वहाँ कोई इक्विपमेंट नहीं है, जो भी करते हैं सेल्फ करते हैं। तो सर आप कैसे हेल्प कर सकते हो, जैसे इक्विपमेंट भी और ट्रेनिंग भी मिल सके थोड़ा, और थोड़ा स्पॉन्सरशिप मिल सके, क्योंकि मैं भी एक पुअर फैमिली से ही हूँ। मैं जवाब देता हूँ। आपका इवेंट कौन सा है? सर 100 मीटर और लॉन्ग जंप। 100 मीटर और लॉन्ग जंप। आपका स्टेट? राजस्थान सर। राजस्थान। तो कपिल जी, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है थ्रू स्पॉन्सरशिप्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहले तो sportosport.com पे वो एक हम रूल मानिए कि वो आप जरूर बनाएं, क्योंकि हम आपके टैलेंट को एक जगह रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अकेडमीज में मैक्सिमम स्पॉन्सर्स को आपकी इंफॉर्मेशन मिले, पहला। तो sportosport.com पे जाके आप अपना प्रोफाइल जरूर बनाएं। दूसरा, संग्राम भाई यहाँ मौजूद हैं, संदीप जी मौजूद हैं, मैं हूँ, साथ में हमारा पूरा वाइडर एथलीट नेटवर्क है, स्पोर्ट्समैन का नेटवर्क है, उनके थ्रू भी हम आपकी मदद करेंगे। आप अगर हो सके तो हमें sportosport.com पर ही, जो हमारा ईमेल आईडी है, उस पर भी अपनी चॉइस ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट जो है अकेडमीज की, वो हमें बताएं। साथ ही मैं हमारे जो तीसरे को फाउंडर है विपुल, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कि वो अपने ट्रेनिंग अकेडमीज में अपने कोचेज के साथ बात करके ये तय कर पाए कि आपके लिए बेस्ट करियर पाथ क्या हो। तो आप हमें ईमेल जरूर भेजें और अपना प्रोफाइल जरूर बनाएं। ओके सर, मैं आपको भेजूंगा जी, थैंक यू सर। थैंक यू कपिल जी, अपना प्रश्न पूछने के लिए। sportosport.com पे जाके जरूर बनाइए प्रोफाइल, और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी मदद करने की। देवेंद्र पात्रो जी हैं हमारे साथ, और इन्होंने अपना हाथ उठाया हुआ है, शायद इनका कोई प्रश्न है। तो इनको हम ऑनलाइन ला सकते हैं क्या? मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी। देवेंद्र पात्रो जी, देवेंद्र जी, अब आप अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। जी देवेंद्र जी, पूछिए। हेलो। हेलो। देवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं मतलब सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हूँ। हेलो। जी जी जी, बोलिए। तो मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट किया हुआ, फर्स्ट डन। जी हेलो। जी देवेंद्र जी, आवाज आ रही है, प्लीज अपना सवाल पूरा करिए। सवाल ये मतलब कि मेरे को जैसे कि अपना पहले मुझे कुछ मतलब क्या सब हम बोल नहीं पाते, हम मैसेज कर देंगे। ठीक है देवेंद्र जी, आप कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है आप क्योंकि बोलना मेरा चाह थोड़ा रहे ये हैं। बोलने में थोड़ा ये होता है, मतलब हम पूरा मतलब एक्सप्लेन करके नहीं बोल पाते हैं हम थोड़ा। जी जी, कोई बात नहीं। मुझे जहां तक समझ में आया, आप एक कोच हैं, तो जी प्रदीप जी, कोच के लिए भी कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म पे, कोचेस के लिए? जी बिल्कुल। खिलाड़ी और कोच एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का जी तभी पूरा होगा जब खिलाड़ी के साथ कोच होगा। तो कोचेस के लिए भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, यही sportosport.com। ये उस पे अपने आप को जब प्रोफाइल बनाए हैं अपने sportosport.com पे, अपने गेम में एज अ प्लेयर की बजाय अपने आप को कोच दर्शा सकते हैं। इनके गेम के जब बच्चे हमारे पास होंगे, जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमारे पास काफी हजारों की संख्या में बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, इनके जो बच्चे होंगे इनके गेम के, और हमारे जो एक्सपर्ट कोचेज हैं, वो पैनल इनको इवेलुएट करेगा एक बार। इवेल्युएशन के बाद जिस कैटेगरी ऑफ कोचेज में ये क्वालिफाई करेंगे, तो इनके साथ हमारी टीम आगे बात करेगी, और इनका कोर्स ऑफ करियर जो है वो हमारी टीम तय करेगी इसके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछने के लिए। जैसा कि जी प्रदीप जी ने आपको बताया, प्लीज आप भी एज अ कोच अपनी प्रोफाइल बनाइए स्पोर्टोस्पॉट प्लेटफॉर्म पे, और हम पूरी कोशिश करेंगे जी आपको आगे ले जाने की। अम, रामेश्वर कुमार जी हैं आज हमारे साथ, जिनका कि एक प्रश्न है। इनको भी मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको भी ऑनलाइन लाए, अगर ये हैं अवेलेबल। दिख नहीं रहा है वैसे मुझे। तो इनका प्रश्न है कि ये बंजारिया गांव से है, कृष्णा नगर थाना, मधुबन डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट चंपारण, बिहार। और संदीप सर से इनका प्रश्न है कि रनिंग के लिए
और कबड्डी में भी इनकी रुचि है कि पैसे की कमी पड़ रही है, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इनके लिए भी एक ही उपाय रहेगा हमारे पास कि स्पोर्टोस्पॉट पे ये प्रोफ़ाइल ज़रूर बनाएँ। रामेश्वर कुमार जी, आप sportospot.com पे जाके प्रोफ़ाइल ज़रूर बनाइए और मेरा ख़्याल है उसके आगे मदद कर पाएगी हमारी टीम आपकी। अ, एक और प्रश्न है परमजीत सिंह जी का। मैं देख रही हूँ कि ये शायद हैं हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं ज़ूम पे। तो इनका एक प्रश्न है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको प्लीज़ आप ऑनलाइन ले आइए परमजीत सिंह जी को और ये अपना प्रश्न स्वयं पूछ सकते हैं। अ, जी परमजीत जी। हेलो जी, अपना प्रश्न जी, पूछिए प्लीज़। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। मैम जी, मैं परमजीत सिंह 24-25 साल उम्र हो चुकी है मेरी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जी। तो मुझे ना पोर्टफोलियो बनवाना है, तो वो कैसे काम करेगा, ये मुझे जानना था कि क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, जी, तो तो आप इसीलिए मुझे ये मुझे कन्फर्म करना था। जी। तो आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, 25 साल आपकी उम्र है और आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, बट ये जी, जी। कैसे आपकी मदद करेगा? जी, तो प्रदीप जी, मेरे पास सपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं पीछे रह चुका हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं अभी तक किसी से मिली। सपोर्ट नहीं मिली। जी। जी। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी देखिए परमजीत जी, जी सर। क्रिकेट काफी कॉम्पिटिटिव गेम है जिसके अंदर काफी जी। ज्यादा कंपटीशन है इंडिया में। जी, जी। अ, लेकिन उम्र 25 साल होना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको याद हो रॉबिन सिंह होते थे जी, जी। और काफी ज्यादा उम्र हो गई थी उनकी और मैं उनको क्लोजली जानता हूँ काफी, जब जी, सेलेक्ट हुए जी। थे तब से। जी, तो जी। अगर वो इंडियन टीम में आकर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बाद में कोच भी बने, वो आईपीएल के अंदर भी थे, तो उम्र कोई इशू नहीं है। इशू है आपके टैलेंट को एक्चुअल में बाहर दिखाना, स्पॉट करना, यानी कि टैलेंट को शोकेस करना। और ये एक जी, बहुत बड़ा गैप था हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे कुश्ती है, कि बहुत जी। सारा टैलेंट रह जाता था। इसीलिए स्पोर्ट्स फोलियो जो हम बनाने की बोल रहे हैं sportosport.com पे, आप उसको बनाएंगे तो आपके जो फायदे हैं मैं वो आपको गिनवा देता हूँ। पहला, जी। आपका टैलेंट आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या आपकी पर्टिकुलर गली मोहल्ले में रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, वो नहीं, टैलेंट नहीं। आपका पूरा इंडिया देखेगा। पहला। जी। उस टैलेंट के उसके बाद आपके कुछ ट्रेनिंग कैंप्स हम कराते हैं, एडवांस ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जो हमारे जी। टाइम टू टाइम होते हैं। उसके उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ ट्रेनी। और उस दौरान सेलेक्टर्स और स्काउट्स आते हैं अलग अलग टीम्स के, जैसे रणजी के भी आएंगे, आईपीएल के भी आएंगे, हम सबको इनवाइट करेंगे। बड़े जी। प्लेयर्स भी होंगे, बड़े कोचेस भी होंगे वहां पर। तो उसकी, अगर आप में टैलेंट है और आप उसको प्रूव करेंगे हमारी ट्रेनिंग्स के साथ, तो आपको 100% अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगा। और रही बात सपोर्ट की, टैलेंट अच्छा है तो पैसे की कमी इंडिया में नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से। आपका काम मेहनत करना, टैलेंट दिखाना, हमारा काम आपके जी, टैलेंट को शोकेस करना, मार्केट करना और आपको स्पॉन्सरशिप और आपको टीम में सेलेक्ट होने तक के मौके तक पहुंचाना। सेलेक्ट होना आपके टैलेंट पर, लेकिन उस दरवाजे तक ले जाना, कहाँ होगा, कब होगा, वो सब हम कराएंगे। जी। जी, जी। जी सर। सर उसके बाद कोई फीस तो वगैरह नहीं लगी ना? नहीं, वो हमारी टीम आपसे बात करेगी। एक स्टैंडर्ड हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके बारे में हमारी जी, टीम आपसे ऑफलाइन बात करेगी, जी। आपका जी, पोर्टफोलियो बनाने से और मार्केटिंग तक का। वो सारी की सारी स्पोर्ट की टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हमारी टीम नोट भी कर रही है। जी। थैंक यू सर। धन्यवाद परमजीत जी अपना प्रश्न पूछने के लिए। और इसी के साथ एक आखिरी प्रश्न आज के लिए हम पूछेंगे, उसके लिए मैं स्नेहिका पाटिल जी को बुलाना चाहूंगी ऑनलाइन। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनको ले आएं। जी स्नेहिका जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। अ, जी स्नेहिका जी। जी गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रश्न पूछिए स्नेहिका जी। स्नेहिका जी, आपकी आवाज आ रही है हमें, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैम।
मैं पूछना चाहती थी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पोर्टफोलियो के बारे में भी, तो उनको मैम कैसे दिखा सकते हैं हम कि पोर्टफोलियो कैसे रन करेगा और आगे का उनको प्रोसेस जानना रहता है, तो वो हम कैसे बता पाएँगे? जी। प्रदीप जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, स्नेहिका जी, हमारी एक टीम है। जैसे ही आप photosport.com पे रजिस्टर करेंगे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी के साथ, जी हमारी सर। टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमो दिया जाएगा कि स्पोर्ट्स प्रोफाइल हुँ। कैसे बनेगा और बनने के बाद कैसा लगेगा, और उसके साथ-साथ कहाँ-कहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा और कैसे-कैसे उसके फायदे होंगे, या कहाँ-कहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स प्रोफाइल को कौन-कौन सा बेनिफिट्स photosport.com दे सकता है। वो सारी चीजें आपको एक हमारा टेली कॉलर होगा, एक हमारी सेल्स की टीम है, वो होगी, और साथ में एक हमारे काउंसल होंगे, जो आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद भी आपका पूरा हैंड होल्डिंग उस प्रोसेस के अंदर रहेगा। साथ ही साथ आपको एडिशनल क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। वो पूरी डिटेल आपको एक थोरो प्रोसेस के साथ, इनफैक्ट जूम कॉल के साथ भी आपको 1 टू 1 में बताया जा सकता ओके, थैंक यू सर। है। थैंक यू। थैंक यू स्नेका जी अपना प्रश्न पूछने के लिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे बाकी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। एक आखिरी प्रश्न मैं आज के हमारे मेहमान संदीप जी से पूछना चाहूँगी। संदीप जी, आज बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो खिलाड़ी हैं या खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक आखिरी मैसेज क्या रहेगा? उनके लिए मैसेज ये है मैम, मेरे को आज ये फोटो स्पोर्ट के ऊपर आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा है। तो इस तरह से मतलब पेरेंट्स और बच्चे बड़े जागरूक होते हैं, और अलग जिनको पता नहीं है वो इस माध्यम से आ संदीप सकते जी? हैं। जी मैम। हेलो। अ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए संदीप भाई, बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर। तो मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जो मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो, भगवान देगा। तो खेल तो मतलब खेल में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और फोटो स्पोर्ट के माध्यम से पेरेंट्स और बच्चे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी है ये जो आपने टीम बना रखी है फोटो स्पोर्ट पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और इनके लिए कभी किसी बच्चे को या पेरेंट्स को आपके माध्यम से हो तो कभी मेरे इवेंट के बारे में, तो मैं आपके थ्रू स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए मदद करूंगा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी इसके लिए। संग्राम जी, अंत तो वेबिनार का हम आपसे ही करते हैं, तो प्लीज़ कुछ इंस्पायरिंग हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर बोलिए। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ आज संदीप भाई ने इतना इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि कहते हैं ना कि सादगी में भगवान बसते हैं। तो आज उनको देख के लगा कितना मेहनत है। मगर मैं सबसे कहना चाहूंगा कि भैया प्रार्थना ऐसे करो कि मान लो सब कुछ भगवान पे निर्भर। प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ भगवान पे निर्भर, और प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ आप पे निर्भर। वाह! तो अपनी जिंदगी में जो भी आप करो वो परिणाम चाहे कुछ भी हो, मगर प्रयास है ना लाजवाब होने चाहिए। बस इतना बेहतर करो कि क्या बताऊं। और मैं सबको एक बात बता रहा हूं, पहले ही मैंने कहा था कि भैया जो पर्सनालिटी अगर कपड़ों की होगी ना तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और अगर विचारों की होगी ना तो लोग फॉलो भी करेंगे। तो जो हमने बताया है, जो सोचा है ना, अपनी जिंदगी में कोशिश करो कि उन बातों को उतारो, उनको अंदर लेके आओ, मेहनत करो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया याद रखो कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना तो समझ लो आपका सपना छोटा है। बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और मैंने पहले ही बोला था कि भैया जो बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, जिंदगी में कुछ करना है ना तो बस पागल बन जाओ, जी, उसी के जी। पीछे लगो। थैंक जी, यू, नमस्ते। बिल्कुल। थैंक यू संग्राम जी, संदीप जी, प्रदीप जी, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और हमारे दर्शकों को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और संदीप भाई को ओलंपिक की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू पूरा मैम, देश आपके साथ है संदीप जी। थैंक यू और मैम। All the संदीप भाई थैंक यू सो मच। और इसमें अप्रैल मंथ से हम आपके लिए मालिक की दया से स्पोर्टोज आपके साथ खड़ा है, बस आप मेहनत करो। थैंक यू भाई साहब, थैंक